रीनल फिजियोलॉजी का ये चैप्टर सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजियोलॉजी का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक्सक्रीशन, इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन सिक्रीशन, एसिड बेस बैलेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो ये 5 मेन फंक्शन है किसके, किडनी के। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीशन किस चीज़ का हो रहा है। एक्सक्रीशन हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी हम बना रहे हैं शरीर में, हमारी बॉडी में जो बन रहा है वेस्ट, वही एक्सक्रीट होंगे किडनी से, जैसे यूरिया एंड क्रिएटिनिन। इरिथ्रोपोइटिन जो कि आरबीसी प्रोडक्शन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कौन रिलीज करेगा, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसको सिक्रेट करेंगे। जिस तरीके से हम देख सकते हैं ये नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स के आसपास जो भी कैपिलरीज दिख रही हैं, इन्हीं को हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो यही सीक्रेट करेंगी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तीसरा रेनिन सिक्रेशन। तो रेनिन सिक्रेशन करते हैं, हमें पता ही है रेनिन सिक्रेशन किस लिए होता है, बीपी मेंटेन करने के लिए। कौन से किसके वजह से रेनिन सिक्रेट होता है, जेजी सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए भी किडनी रिस्पॉन्सिबल है। एसिड बेस बैलेंस जो कि हर कोई अच्छे से जानता है, और साथ में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करता है। ये सब किडनी के फंक्शन हो गए। अब चलो देखते हैं सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो एक्टिवेशन विटामिन हम जानते हैं, हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है विटामिन डी के लिए। तो सनलाइट से जब रेज आई स्किन पे जब पड़ी, तो स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड होता है, वो चेंज हो जाता है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कोले कैल्सीफिरोल में। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है। अब ये जो कोले कैल्सीफिरोल है, ये लीवर में जाएगा, और लीवर में जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरोल में। 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरोल किडनी में जाएगा। किडनी में कहाँ पे जाएगा, पीसीटी में। और पीसीटी में एक एंजाइम है अल्फ़ा हाइड्रोक्सीलेज। अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है, वो ही 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरोल को कन्वर्ट करता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरोल में, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन डी की। एक्टिवेटेड विटामिन डी क्या काम करता है, तो विटामिन डी काम क्या करता है, कैल्शियम फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कराता है ब्लड में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं हम कुछ हार्मोन जैसे कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, तो कैल्सीटोनिन पहली बात तो काम क्या करता है, कैल्शियम की जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कैल्सीटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड में 2 तरह के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, T3 T4 बनाते हैं, जो कि आयोडीन की हेल्प से बनता है। और पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या बनाते हैं, कैल्सीटोनिन। और यही कैल्सीटोनिन है जो कि कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है इन ब्लड और इंक्रीज करता है इन बोन। मतलब कि ये बोन का क्या करता है, मिनरलाइजेशन करता है कैल्सीटोनिन। अब देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कहाँ से सीक्रेट होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को विटामिन डी की तरह ही, जैसे विटामिन डी कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में, उसी तरीके से पैराथायरॉयड हार्मोन भी कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट भी करता है किसको, अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। अल्फा हाइड्रो जो भी यही वो एंजाइम है, जो कि एंजाइम हमें वहाँ पे देखने को मिला था पीसीटी में, जिसने एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी किया था। तो अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम भी पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। अब देखते हैं रास, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। रास मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर्स को और सोडियम लेवल को। अब देखते हैं कैसे। अगर हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो जेजी सेल इसको सेंस कर लेगा। जेजी सेल क्या काम क्या है, रेनिन सिक्रेट करना, रेनिन बनाएगा। और रेनिन का काम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। तो एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है, अब वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी हेल्प से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स में हो पाया जाता है। लंग्स में भी कहाँ, पल्मोनरी कैपिलरीज में।
अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो ये बीपी इंक्रीज़ कर देगा। तो इस तरीके से हमारा बीपी जो डिक्रीज़ हो गया था वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 का और एक दूसरा काम है जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स बाहर होता है, मेडुला अंदर होता है। तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो जो ग्लोमेरुलोसा जोना है इसी से ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, इसका काम हम बाद में देखेंगे। तो इसको रिलीज कराने का काम कौन करता है, एंजियोटेंसिन 2 करता है। देखते हैं एल्डोस्टेरोन जो है बेसिकली एक्ट कहाँ करता है, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके क्या करता है, ये हमारे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ने के साथ ही साथ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अपने साथ उसके साथ हो जाता है, सोडियम के साथ ही। तो यह हमें पता चल गया क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल, तो देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली प्रीकर्सर है किसका, अभी हमने देखा था विटामिन डी बनाने में काम आता है कोलेस्ट्रॉल, और साथ में एल्डोस्टेरोन को भी। अगर हम देखें एल्डोस्टेरोन विटामिन डी दोनों के दोनों जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों परमिएबल है। परमिएबल है किससे, लिपिड बाइलेयर से। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स हम जैसे जानते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। पहली बात तो स्टेरॉयड हार्मोन्स की क्या ज़रूरत होती है, रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। तो रिसेप्टर्स किस तरह के होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन के लिए, इंट्रा सेलुलर, मतलब वो सेल के अंदर पाए जाएंगे। और जो सेल के बाहर पाए जाते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स के लिए, पेप्टाइड हार्मोन के लिए। तो हम देखते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर किस तरीके के हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो पाए जाएंगे, और एक इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। तो इंट्रा साइटोप्लाज्म रिसेप्टर्स देखते हैं जैसे एल्डोस्टेरोन के लिए हो गए, विटामिन डी के लिए कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है और कोर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब एक देखते हैं इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। इंट्रा न्यूक्लियर जो वो हार्मोन्स के लिए जो हार्मोन्स न्यूक्लियस के अंदर जिसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक है सेक्स विद T3 T4। सेक्स विद T3 T4 मतलब कि सेक्स हार्मोन्स हो गए जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सब हो गए, और विटामिन ए T3 T4, ये इन सब के रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। सिम्पथेटिक एक्टिवेशन, तो हम जानते हैं सिम्पथेटिक 2 तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिम्पथेटिक मतलब हम जानते हैं कि हमारे वैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जैसे नॉर एड्रेनलिन कहाँ से, मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका काम क्या होता है, ये बीपी को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे करता है देखते हैं। तो किडनी में किडनी पे एक्ट करता है नॉर एड्रेनलिन, और वहाँ पे जेजी सेल होता है। जेजी सेल के आसपास रिसेप्टर होते हैं, कौन से, बीटा 1 रिसेप्टर्स। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं ये कहाँ और पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हार्ट में ही पाए जाते हैं। तो जेजी सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया किसके कारण, नॉर एड्रेनलिन के कारण, और जैसे ही एक्टिवेट हुआ रेनिन बन गया, और रेनिन बनने के कारण क्या हो जाता है, बीपी इंक्रीज कर जाता है। और क्या, हाइपोनेट्री में कुछ नहीं है, सोडियम का लेवल डिक्रीज कर जाता है। हाइपोटेंशन क्या है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये वही कारण है जिसके कारण रास एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब देखते हैं रीनल सर्कुलेशन। तो किडनी का सर्कुलेशन क्या है, यहाँ बगल में एक ट्रिक है इमरती, इसमें आर जो है वो रीनल आर्टरी के लिए है, और जो टी है वो टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी के लिए। तो रीनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आउटा, ठीक है, कौन से लेवल पे, L1 लेवल पे, और इसी के आसपास ही टेस्टिकुलर ओवेरियन आर्टरी भी ड्राइव्ड होती है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट ब्रांच है कहाँ से, आउटा से ही, लगभग L1 लेवल पे ही, L1 वर्टिब्रा लेवल से। तो हम देखते हैं रीनल सर्कुलेशन क्या होता है कि 1.2 लीटर, ठीक है, 1.2 लीटर ऑफ ब्लड अप्रॉक्स जो है वो रीनल ब्लड फ्लो कहलाता है, ठीक है। मतलब कि लगभग 1.2 लीटर जो ब्लड है 1 मिनट के अंदर रीनल जो है वहाँ से किडनी से सर्कुलेट हो जाता है 1 मिनट के अंदर 1.2 लीटर। अब देखते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। जैसे ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है, लगभग 625 ml, लगभग 625 ml, इसी में से ही 1.2 लीटर में से ही 625 ml प्लाज्मा होता है, और इसका फ्लो होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होता है हमारा बोमेन्स कैप्सूल वहाँ से। GFR कितना होता है, GFR कुछ नहीं होता, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, और ये 125 ml होता है, ये पर मिनट है 1 मिनट के अंदर, ठीक है।
और हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो इनुलिन हम जानते हैं फ्रक्टोज की पॉलीमर होता है इनुलिन, और क्रिएटिनिन हो गया, साथ में सिस्टेसिन हो गया। तो ये सब जो है इससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट हो जाता है 100%। ठीक है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, वही है कि मतलब कितना फिल्ट्रेट हुआ है और कितना आया था, तो 20% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हो गया। नेफ्रॉन क्या होता है, अब देखो नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं, कोर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी। कोर्टिकल वही है जो आउटर मोस्ट पाए जाते हैं, ये कोर्टेक्स हो गया और ये अंदर वाला मेडुला हो गया। तो कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं और कॉर्टिकल नेफ्रॉन लगभग 80% होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। जक्स्ट्रा मेडुलरी कम होते हैं 20%। लेकिन जो कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन होता है ये जक्स्ट्रा मेडुलरी कराता है। ठीक है। तो 80% जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन कराते हैं। ये देखो जिस तरीके से मैंने बताया था कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी है वो उसके जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में ज़्यादा डीप जाते हैं, इसलिए जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो यहाँ पर हमें वासा रेक्टा पाया जाता है, किस वाले में, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर हमें वासा रेक्टा देखने को मिलता है। लेकिन कॉर्टिकल में हमें सिर्फ और सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मिलती है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वही हैं जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं, तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है, फिल्ट्रेशन। हम जानते हैं कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन ही तो करेगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है। तो कितना GFR होता है, 125 ml पर मिनट होता है, और दिन का देखें 180 लीटर पर डे होता है, याद होना चाहिए। ये एफरेंट आर्टरीज आ रही है। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, और ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। और ये क्या है, ईफरेंट आर्ट्रियोल ले जा रहा है। तो जो ला रहा है वो एफरेंट है, जो ले जा रहा है वो ईफरेंट है, ये याद रखना है। तो ला ले से याद कर सकते हैं, ला रहा है वो एफरेंट है, ले जा रहा है वो ईफरेंट है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, स्लिट पोर्स होते हैं, जिससे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स जो हैं वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, PCT में आ जाते हैं। PCT के बाद वो लूपोफेनले और DCT में चले जाते हैं, इस तरीके से। तो देखते हैं कि फिल्ट्रेशन बैरियर्स क्या होते हैं। तो फिल्ट्रेशन बैरियर्स होते हैं, कुछ सेल से बनते हैं, जैसे हम दिखते हैं अच्छे से, कैपिलरी एंडोथीलियम। तो सबसे पहले तो कैपिलरी एंडोथीलियम होगी जहाँ पे ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर पोडोसाइट। तो कैपिलरी एंडोथीलियम में हमें फेनेस्ट्रेशंस मिलती हैं। एंडोथीलियम जो होती है वहाँ पे हमें फेनेस्ट्रेशंस पाई जाएंगी, मतलब कुछ स्पेस होंगे। ठीक है, जहाँ से प्लाज्मा फिल्टर होगा। और फिर पोडोसाइट्स में हमें कुछ स्पेस दिखेंगे, उसको हम स्लिट पोर्स बोलेंगे, और स्लिट पोर्स जो है वहाँ से भी जो इस प्लाज्मा है उसके कंपोनेंट्स पास होंगे, फिल्ट्रेट हो जाएंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, देखो फिल्ट्रेशन बैरियर दो चीज़ पे डिपेंड करती है। जो भी मतलब फिल्ट्रेट हो रहा है वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, या तो साइज या तो चार्ज। तो साइज क्या है, 4 से 8 नैनोमीटर अगर साइज है तो वो चला जाएगा। लेकिन साथ में हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नहीं जाने देगा। जैसे कि एग्जांपल एल्बुमिन प्रोटीन, उसका साइज कम है लेकिन वो नहीं पास कर पाता है, किस लिए, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। वाई ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव क्यों है, तो ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से, हेपेरिन सल्फेट की वजह से, एंड साइलोप्रोटीन की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। सब्सटेंस विच आर नॉट फिल्टर, तो क्या क्या फिल्टर्ड नहीं होते हैं ये देखते हैं। तो RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका साइज या फिर हम देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए हम इन्हें पास नहीं होने देंगे। ठीक है। ये देखो एफरेंट, ये देखो ईफरेंट, ये बीच में क्या हो गया, कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ से प्लाज्मा फिल्टर हो गया। तो 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड आ जाते हैं, लेकिन ये 100% रीअब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। ग्लूकोज अमाइनो एसिड आ तो जाते हैं लेकिन 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं PCT में ही। स्लिट डायफ्राम, अब स्लिट डायफ्राम क्या होते हैं, तो हम जानते हैं स्लिट जो पोर थे वहाँ पे डायफ्राम होगा, और वो बनता किससे है, वो 3 प्रोटीन से बनता है, पोडोसिन, नेफ्रिन, अल्फा एक्टिनिन 4। इफ नेफ्रिन, अगर नेफ्रिन अफेक्टेड हो जाता है तो क्या होता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाता है। प्रोटीन यूरिया, मतलब प्रोटीन जो है वो जाने लग जाएंगे। अगर प्रोटीन जाने लग जाएगा, कितना 3.5 ग्राम पर डे अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा
तो प्रोटीन्यूरिया कहलाता है और इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रेशर, जिस प्रेशर के कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होते हैं, जैसे हमारा हम जानते हैं कि एक कुछ फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से होगा, ब्लड प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम सीधा याद करेंगे यहाँ पे, जो कि 10 mmHg निकलेगा। तो 10 mmHg जो है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है और इसी की वजह से ही फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, याद रखना है। इसका एक फॉर्मूला भी है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। चेंजेस इन जीएफआर, अब देखते हैं चेंजेस इन जीएफआर कैसे कैसे हो सकते हैं। तो एफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रक्शन, अगर हम जानते हैं कि जो ब्लड लेकर आ रहा है वोमेन्स कैप्सूल के पास वो एफरेंट आर्ट्रियोल है और उसका अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो मतलब कि ब्लड जो है वो कम जा रहा है, ब्लड कम जा रहा है मतलब कि फिल्ट्रेशन भी कम होगा, तो मतलब जीएफआर डिक्रीज़ कर जाएगा। 125 ml/min जो था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन और एडिनोसिन, इन दोनों की वजह से मतलब हम जीएफआर को कम कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बॉडी में सीक्रेट होते हैं और ये क्या करते हैं, डायलेशन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, ये करते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट कर देते हैं। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये उसके अपोजिट है। अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा ईफ्रेंट आर्ट्रियोल का, अभी एफरेंट को हम देख रहे थे, अभी ईफ्रेंट का देखते हैं, ईफ्रेंट का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो जीएफआर इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो हो रहा था, अगर आगे का मतलब रास्ता थोड़ा कम नैरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीएफआर कैपिलरीज के पास ज़्यादा देर तक रहे, मतलब ब्लड ज़्यादा देर तक रहेगा, ज़्यादा देर तक रहने के कारण जो फिल्ट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा देर के लिए होगा, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा देर के लिए होगा मतलब कि जीएफआर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब आगे ब्लड बढ़ेगा ही नहीं तो ब्लड ज़्यादा आएगा भी नहीं, और ज़्यादा नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, बाद में जीएफआर डिक्रीज करने लग जाएगा। तो अब चौथी चीज़ देखते हैं कि अगर ईफ्रेंट आर्ट्रियोल डायलेट हो जाए, तो अगर डायलेट हो जाएगा तो मतलब क्या है, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। डायलेट होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज़ी से भागने लग जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से भागेगा मतलब कि वहाँ पे कैपिलरीज के पास ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, ब्लड ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा तो क्या हो जाएगा, जीएफआर डिक्रीज करने लग जाएगा। अब देखते हैं मेसेंजियल सेल्स, देखो बाद में देखेंगे मेसेंजियल सेल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ब्लड वेसल्स के आसपास होते हैं, ठीक है, अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो जीएफआर डिक्रीज कर जाएगा। अभी के लिए याद कर लो, मेसेंजियल सेल्स अगर कंस्ट्रिक्ट होंगे तो जीएफआर डिक्रीज कर जाएगा। और ये काम कौन करेगा, एंजियोटेंसिन 2 और एंडोथिलिन, ये दो हार्मोन है जो कि ये काम करेंगे जीएफआर डिक्रीज करने का। और अगर मेसेंजियल सेल रिलैक्स होंगे तो जीएफआर इंक्रीज कर जाएगा, अपोजिट बात है ना, तो याद हो जाएगा। तो इसमें कौन मदद करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड जो कि हार्ट में बनता है, ठीक है, एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड जो कि हार्ट में बनता है, याद रखना है। रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, तो अब देखते हैं कि जीएफआर का रेगुलेशन कैसे होता है। अब यहीं पे मैं दिखाऊंगा, पास से देखते हैं। देखो ये एफरेंट आर्ट्रियोल, सबसे पहले बात तो यहाँ पे क्या बनता है, जेजीए बनता है। जेजीए क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जेजीए जो होता है ये किससे किससे बनता है, तो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले तो एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के बीच में बनता है। डीसीटी क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में बनता है क्या, जेजीए, ठीक है। तो जेजीए में क्या क्या सेल्स हैं देखते हैं। एक तो है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, और दूसरा क्या है मैकुला डेंसा, और तीसरा क्या है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। ये तीन मतलब सेल हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, मेसेंजियल सेल और मैकुला डेंसा, इनकी वजह से ही जेजीए बनता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जेजीए कैसे क्या करता है। तो जेजी क्या है, रेगुलेट करता है जीएफआर को, ठीक है, जीएफआर रेगुलेट करता है। पहले देखते हैं कैसे। अगर हम जीएफआर को इंक्रीज कर दें, मान लो जीएफआर किसी वजह से इंक्रीज कर गया है तो एनएसीएल भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है तो मतलब ज़्यादा एनएसीएल भी जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे मैकुलर डेंसा है वो सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, एनएसीएल के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो अगर सेंसिटिव है वो एनएसीएल के लिए तो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो क्या करेंगे, वो एडिनोसिन प्रोड्यूस करेंगे। अभी हमने देखा था एडिनोसिन पीछे, एडिनोसिन क्या करता है, जीएफआर को डिक्रीज करने का काम करता है। तो एडिनोसिन कौन बना रहा है, मैकुलर डेंसा, ठीक है, मैकुलर डेंसा सेल्स जो हैं जो कि डीसीटी में पाए जाते हैं वही एडिनोसिन प्रोड्यूस करता है। और उसका काम क्या है, एफरेंट आर्ट्रियल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। एफरेंट आर्ट्रियल अगर कंस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब पहले इंक्रीज था अब डिक्रीज हो जाएगा, तो मतलब नॉर्मल हो जाएगा। और अगर हम दूसरी चीज़ देखते हैं, जीएफआर डिक्रीज कर रहा है तो एनएसीएल भी डिक्रीज करेगा और फिर से मैकुलर डेंसा जो है उसको सेंस कर लेगी, और सेंस करने के बाद क्या करेगी, जेजी सेल को बता देगी
और जी सेल क्या बना देगा, रेनिन बना देगा। रेनिन बनाने के बाद क्या करेगा, वही रास एक्टिवेट हो जाएगा, और रास एक्टिवेट होने के बाद कुछ नहीं वैसा कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और जीएफआर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, मतलब डिक्रीज था तो इंक्रीज हो जाएगा, तो नॉर्मल। तीसरा देखते हैं, हाई प्रोटीन डाइट। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो जीएफआर का क्या होता है इफेक्ट देखते हैं। तो ज़्यादा अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होंगे मतलब ज़्यादा अमाइनो एसिड फिल्टर होंगे, ज़्यादा अमाइनो एसिड फिल्टर होंगे तो ज़्यादा सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों, एब्जॉर्ब कराने के लिए। रीअब्जॉर्प्शन अमाइनो एसिड क्या सोडियम की हेल्प से ही होता है। तो ज़्यादा सोडियम अगर चला जाएगा तो सोडियम डिक्रीज करने लग जाएगा डीसीडी के बाद। अगर ये फिर से डिक्रीज हो जाएगा तो जीजी फिर से पहचान लेगा, और जीजी पहचान लेगा तो फिर से वो रास को एक्टिवेट कर देगा और फिर से जीएफआर को नॉर्मल करने लग जाएगा, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था। अब देखते हैं पीसीटी। पीसीटी क्या है, तो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि बोमेंस कैप्सूल के पास पाया जाता है, और इसके आसपास एंडोथेलियल सेल्स हैं ये। और हम देखते हैं कि पीसीटी के पास कैसा ऑस्मोलैरिटी होता है, तो 300 मिली ऑस्मोलैरिटी होती है पीसीटी के पास, और जब तक लूप ऑफ हेनले स्टार्ट नहीं होता तब तक 300 मिली ऑस्मोलैरिटी ही रहती। कैसे, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे सिलिएटेड है, मतलब ब्रश बॉर्डर बनाते हैं ताकि जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है किस किस चीज़ का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, मतलब सोडियम है, क्लोरीन है, या फिर साथ में ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं। तो इनका जब रीअब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ पे साथ में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए 70 से 80% का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के बाद हो जाता है। जितना भी हमारा फ़िल्टर हुआ है और फिल्टर का 70 से 80% यहीं हो जाता है, यहाँ होने की वजह से ही जो आगे यूरिन है कंसनट्रेट होने लग जाता है, ठीक है। तो क्या क्या सब्सटेंस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होंगे पीसीडी में, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड 100%, 70% में क्या क्या है, वाटर, NaCl या फिर कैल्शियम, यूरिया, पोटेशियम, 80% क्या है, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वो ओब्लिगेटरी कहलाता है, ठीक है। ओब्लिगेटरी मतलब कि अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी नहीं लेकिन तब भी हो रहा है। मान लो हमारी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी का तो निकलना ज़रूरी है, लेकिन 70% पीसीडी के पास हो जा रहा है, तो जो कि हमें ज़रूरत थी नहीं लेकिन हो रहा है ये, तो इसे ऑब्लिगेटरी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम हो रहा है, सोडियम हो रहा है तो साथ में वाटर भी हो रहा है, ठीक है, इसलिए वाटर भी चला जाता है। तो सीरम ग्लूकोज लेवल जो है वो ट्रांसपोर्टर होते हैं कुछ, जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, रीअब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं। कुछ इनिवेटर्स होते हैं वो देखते हैं, कैनाग्लिफ्लाजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये कुछ इनिवेटर्स हैं जो जिनके साइड इफ़ेक्ट भी पाए जाते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इनका काम क्या होता है, यही जो है अगर इस ट्रांसपोर्टर को इनएक्टिवेट कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, हमें शुगर हो जाएगा। सोडियम सिम्पोर्ट, सोडियम सिम्पोर्ट ग्लूकोज के लिए, देखो जैसे मैंने बताया था कि ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कराने के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है, और सोडियम अगर किसी को लेके जा रहा है अपने साथ में तो हमें पता है एटीपी की ज़रूरत तो पड़ेगी। और इस टाइप के प्रोसेस को सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली एटीपी यूज़ हो रहा है। ये देखो हमें ग्लूकोज चाहिए था लेकिन सोडियम गया तब उसके बाद ग्लूकोज जाएगा, तो एटीपी का इस्तेमाल इनडायरेक्टली हुआ है ग्लूकोज के लिए, इसलिए सेकेंडरी एक्टिव। अगर डायरेक्टली होता है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस। सीरम ग्लूकोज लेवल जो कि नॉर्मल होता है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर याद रखना तो 70 to 100 कह सकते हैं, 70 से 100 के बीच में। अब ये फिल्टर्ड लोड कुछ है, फिल्टर्ड लोड देखो नॉर्मल होता है 125 मिलीग्राम पर मिनट। ये कैसे आया, तो फिल्टर्ड लोड ऐसे आया है, सबसे पहले हमने क्या देखा, जीएफआर को मल्टीप्लाई किया किससे, हमने जो हमारा सीरम ग्लूकोज था अगर हम उसको देखें ये 100 mg विद 100 मिलीलीटर है, मतलब 1 मिलीलीटर में 1 मिलीग्राम, तो इसी से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा 125 मिलीग्राम पर मिनट आ गया, ये फिल्टर्ड लोड है। और डायबिटीज़ के केस में क्या हो जाता है, ये जैसे हमें पता है कि डायबिटीज़ के केस में ग्लूकोज का लेवल लगभग 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, मतलब कि 2 मिलीग्राम पर ml हो जाएगा, 1 ml में 2 मिलीग्राम, तो तब देखेंगे तो 250 मिलीग्राम पर मिनट हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में 250 मिलीग्राम हो रहा है फिल्टर, तो इसलिए फिल्टर लोड बढ़ गया है। ये कौन सी कंडीशन में, डायबिटीज़ के केस में बढ़ गया है, तो दिक्कत वाली बात है। थ्रेशोल्ड ग्लूकोज क्या होता है, 200 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लूप ऑफ हेनले
सबसे पहले हमने देखा ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, फिर यहाँ पे पीसीटी, फिर लूप ऑफ एनले स्टार्ट होता है और फिर लास्ट में डीसीटी, और इसके बाद सारा का सारा यूरिन चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि लूप ऑफ एनले को हमने डिवाइड कर रखा है असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप पे। तो ये जो जहाँ से जा रहा है यूरिन फिल्टर, ये क्या है, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। तो डिसेंडिंग में क्या होता है ये ध्यान रखना है, और असेंडिंग में क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो डिसेंडिंग में क्या होता है कि वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज रहती है यहाँ पे, मतलब जो हमारी मेम्ब्रेन है ये वाटर के लिए परमेबल है, और डिसेंडिंग में हमारा सॉल्यूट के लिए परमेबल है। तो यहाँ पर जब वाटर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 1200 हो रखी है, 1200 मिली ऑस्मोल। ठीक है, ये तो यहाँ कंसनट्रेट है, यूरिन हो जाता है। और जब ऊपर जाने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले थिन होता है, क्या लूप ऑफ एनले पहले थिन है फिर थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इनका एक सिम्पोर्ट होता है जिसके थ्रू मतलब यहाँ पे भी एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चले जाते हैं। ठीक है, तो मेडुलरी इंटेस्टिशियम में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो धीरे धीरे मतलब वही यूरिन जो है डायल्यूट होने, मतलब अभी यहाँ पे कंसनट्रेटेड था, यहाँ पे डायल्यूटेड होने जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डायूरेसिस क्या होता है। डायूरेसिस कुछ नहीं है, डायूरेसिस में जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा यूरिन में, तो वही डायूरेसिस कंडीशन होती है। उसमें बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है कि हमारी जो वर्कलोड है हमारा हार्ट का, देखो ये ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट में भी काम करता है डायूरेसिस। मतलब कैसे, कोई ऐसा है जिसको दिल की दिक्कत है, मतलब वो दिल का मरीज है, मतलब उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उसका हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता है, सही से काम नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जो हार्ट है उसको वर्क भी कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट की तरह काम करता है डायूरेसिस, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज आउट कर देता है। बार्टर सिंड्रोम क्या है, तो सोडियम पोटेशियम जो सिम्पोर्ट था, अगर उनको हम किसी तरीके से ख़राब कर दें, उनके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, तो वो बार्टर सिंड्रोम कहलाता है। काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या है, वही काउंटर करंट मैकेनिज्म यही है कि वासरेक्टा और लूप ऑफ एनले के बीच में जो भी इधर से उधर हो रहा है, जो भी सब्सटेंस, जैसे वाटर हम जानते हैं डिसेंडिंग से परमेबल होता है, तो फिर वो वासरेक्टा में चला जाएगा, मतलब पानी यहाँ से वासरेक्टा में चला गया, तो पानी का क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। और यहाँ पे सॉल्यूट का मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ये यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, वासरेक्टा में चला गया। तो ये जो मतलब मैकेनिज्म है, ये पहली बात तो ये फ्लो कैसा है, दोनों अपोजिट फ्लो है, तो इसीलिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। डीसीटी डीसीटी में बेसिकली पहले बात तो होता क्या है, यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पे सिक्रीशन होता है किसका, जैसे H+ का हो जाता है सिक्रीशन। ठीक है, अमोनिया का सिक्रीशन हो जाता है। तो डीसीटी में साथ में पानी की भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे सोडियम का और साथ में पानी का भी होता है। हमने देखा था डीसीटी पे यहाँ पे सेल्स है मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा काम क्या था, एडिनोसिन जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जिसके कारण जीएफआर मेंटेन रहता है। और जो पीटीएच है वही पैराथायरॉयड हार्मोन यहाँ पे वर्क करता है कैसे, जब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी तो कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराता है यहाँ से ही, डीसीटी से ही। तो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, पीटीएच। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, तो एल्डोस्टेरोन। पहली बात तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या है, जो कि लास्ट ट्यूब्यूल है पार्ट डीसीटी के बाद जो आता है वो कलेक्टिंग डक्ट आता है। मतलब जितना भी यूरिन बना है वो यूरिन आखिरी में कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन जो है उसमें हेल्प करता है कुछ, और एडीएच जो कि वैसोप्रेसिन कहलाता है, वैसोप्रेसिन और एल्डोस्टेरोन इनका कोई रोल है वहाँ पे। तो इनका रोल कैसा रोल है, तो एल्डोस्टेरोन जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स का एक जोन है जहाँ से एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है। काम किया है एल्डोस्टेरोन का, सोडियम की रिप्लेसमेंट कराता है, सोडियम के साथ साथ वाटर का भी हो जाता है। एडीएस का काम क्या है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि जब वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एडीएच रिलीज होता है। कहाँ से, देखो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन बनता नहीं है वहाँ पे, बनता है वो हाइपोथैलेमस में। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिर्फ स्टोर होता है। ठीक है,
ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे कुछ सेल्स है, प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकलेक्टेड सेल्स। यहीं पे कुछ चैनल्स हैं जिनके थ्रू वाटर या सोडियम जाएगा और यहीं पे एक्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन और एडीएच भी। तो सबसे पहले देखते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स अंदर होंगे सेल्स में। तो एल्डोस्टेरोन आएगा रिसेप्टर के पास और उसके बाद उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन चालू कर देगा, मतलब कि सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन कराएगा साथ में वाटर का। और यहाँ पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी होता है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और साथ में हम देखते हैं कि इंटरकलेक्टेड सेल्स से भी वो एक्ट करता है। इंटरकलेक्टेड सेल्स पे एक्ट करके वो H+ का एक्सक्रीशन करा देगा, मतलब कि यहाँ पे एसिडोसिस करा रहा है अगर देखें तो, ठीक है। और हम जानते हैं कि pH लगभग 6 के आसपास होता है यूरिन का। कौन सिंड्रोम क्या होता है, कौन सिंड्रोम थोड़ा ध्यान रखना है कि एल्डोस्टेरोन अगर ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो हाइपरनेट्रीमिया, मतलब कि सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। और हाइपोकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे लॉस हो रहा था ना, पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा था, तो अगर ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बनेगा तो पोटेशियम ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा, मतलब हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है उसका भी लॉस हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का। तो हाइड्रोजन आयन का अगर लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन ने एल्कलोसिस भी कर सकता है अगर ज़्यादा बनेगा तो। अब इसके ड्रग्स मतलब कि क्या क्या हैं जो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिस्को ट्रिक है, डिस्को। तो डिजिटेलिस, आइसोमाइजिड एंड स्प्राइनोलैक्टन, सिमिटेडिन और एस्ट्रोजेनिस। तो इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो स्पायरोलैक्टन के साइड इफेक्ट क्या है, गाइनेकोमेस्टिया, जो कि हम जानते हैं मेल ब्रेस्ट होते हैं। एडीएच, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। सबसे पहले हमें एल्डोस्टेरोन देख लिया, अब एडीएच देखते हैं। एडीएच क्या है, वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस न्यूक्लियर, ठीक है। और स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये रिलीज तब होता है जब डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी, ये बचाता है वाटर लॉस को, ठीक है। तो ये भी एक्ट करता है प्रिंसिपल सेल्स पे। यहाँ पे कुछ V2 रिसेप्टर्स होते हैं जिसपे एडीएच आता है। और अगर एडीएच नहीं बन रहा है शरीर में तो हम डेस्मोप्रेसिन ड्रग्स देते हैं, जो कि वो भी V2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है और एक्वापोरिन से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वाटर का मतलब हम रीअब्सॉर्प्शन कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है उस समय जब पानी हमारा किसी तरीके से मैकेनिज्म से हम पानी को लॉस को बचाते हैं तो उसे फैकल्टेटिव वाटर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा था जो कि हमें ज़रूरत नहीं था, ऑब्लिगेटरी था वो, ठीक है। तो इस तरीके से रीनल फिजियोलॉजी के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं।